अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। तो सबसे पहले आज हम शो में बात करने जा रहे हैं केपी के बिलखुसूस जनूबी इस्लाम में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता माह 50 से ज़ायद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी हुई। रीसेंट वाक़या जो बन्नू में पेश आया है उसी से मुतल्लिक सबसे पहले पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। तो मैं नवीद साहब आपकी जानिब सबसे पहले यही सवाल लेकर आती हूँ, आप क्या समझते हैं रियासत की कलदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ क्या पॉलिसी है? रियासत की पॉलिसी ही कंफ्यूजिंग रही है, जिसकी वजह से आज हम इस हाल में पहुंचे हैं कि एक तवील जंग नए सिरे से फिर शुरू होती नज़र आ रही है। जब अमेरिका ये कह दे कि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो फिर हम कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नए सिरे से एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिका क्या करेगा? ड्रोन हमले करेगा। ड्रोन हमलों का जो रिएक्शन है वो कहाँ आएगा? वनरेबल स्पॉट्स, कहाँ कहाँ हमले हो सकते हैं। एक बात, रियासत को इस हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी, वो कभी हम नेशनल एक्शन प्लान की तरफ चले जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कोई सूबाई हुकूमत अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रही है, फिर हमें पता चलता है हमारा इंटेलिजेंस चीफ वहाँ गया हुआ है, फिर हमें पता चलता है कि जी इंटेलिजेंस चीफ तो अपने अहदे पे नहीं है, कहीं और लगे हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो जा रहे हैं। इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है? ये कोई आसान काम है? अफ़गानिस्तान की टेरेन, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और उनकी आबादी जितनी भी है, वो ताजिक हों, उज़्बक हों, पश्तून हों, उनकी जो जंगी सलाहियतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुरिल्ला कार्रवाइयों में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन जो अपने वक्त की सुपर पावर था उसको आगे लगाया, फिर जो उन्होंने सोवियत यूनियन का नशर करके उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया वो भी आपके सामने है। उसके बाद अमेरिका। अब यहाँ पर जो खिचड़ी पक रही है वो इस हवाले से बेहद ख़तरनाक है कि अफ़गान तालिबान अमेरिका के साथ ताल्लुक़ तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं कर रहे जिससे ये गुंजाइश निकले कि अमेरिकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर सके। मसलन ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी, आज जो कल उन्होंने सरेआम एक कातिल को फांसी दी तो अमरीकी महकमे खारजा ने उस पर भी आज तासुब का इज़हार किया। ये मामला, तो रियासत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर आउटलाज को वैसे ही ट्रीट करेंगे जो हमारा कानून और आइन कहता है एक, और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर एक इंडिपेंडेंट और अलग स्टेट है। वो हमारे हम दाखिलत नहीं करेंगे, हम उनके हम दाखिलत नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे उसके लिए तो फिर ताकत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। देखिए, ताकत का इस्तेमाल बाज़ औक़ात नागुज़ीर होता है। नवीद साहब, वक्त कम है, मुझे इफ्तिखार साहब की भी राय लेनी है। इफ्तिखार साहब, नवीद साहब ने भी इशारा किया अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की जो स्टेटमेंट सामने आई है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो अमरीका की क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? मेरे ख्याल पिछले दिनों यहाँ पर मैंने बात की थी कि मामलात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका का बयान पढ़ें तो उसने लफ्ज़ तालिबान इस्तेमाल नहीं किया, उसने टीटीपी का तज़किरा किया है और दाइश ख़ुरासान का तज़किरा किया, तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि जनाब, जो पहले जंग होती रही वो होती रही पहाड़ों से और पहाड़ों में छुप के। अब ये सारे के सारे मैदानी इलाके में आ गए हैं और इनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं। अमेरिका को इस बात का इल्म है। अमेरिका ये महसूस करता है कि तालिबान को भी ये रिप्लेस कर सकते हैं। अमेरिका का जो मुआहदा हुआ दोहा में, वो तालिबान के साथ हुआ, अगर कोई मुआहदा हुआ जिस पे मुख्तलिफ राय पाई जाती है। अब एक नई कुव्वत ने जन्म लेना शुरू कर दिया है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश ख़ुरासान के नाम से है। अब देखने के क्या इसमें पख्तून है या इस पर उज़्बक, ताजिक और दूसरे जो हज़ारा कबाइल भी शामिल हैं, ये नहीं, इस पर हमारी अभी कोई डिटेल रिसर्च रिपोर्ट नहीं हमारी नज़र से गुजरी है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने कभी तकलीफ़ गुजारा की है कि पाकिस्तान के अवाम को इस काबिल समझा जाए कि इसके ऊपर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। यानी अमेरिका को ब्रीफिंग देनी पड़ रही है और हमें नहीं ब्रीफिंग मिल रही हमारे अपने मुल्क से। कल की बात है कि कुन्नड़ से उन्होंने हमारा जो बॉर्डर था उसको फिर क्रॉस किया है और जो हमने फेंस लगाई है जो ड्यूरेंट लाइन है उनको फिर तोड़ा उन्होंने। लेकिन बदकिस्मत ये है कि हुकूमत पाकिस्तान हमें नहीं बता रही
नतीजा है कि हमें गैर मुल्की ख़बरों पर एतमाद करना पड़ रहा है और उसकी बुनियाद के ऊपर हमें सारे तजिए करने पड़ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों से और दिफाई अमूर से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को उस काबिल समझ लो, इनको कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि एक और मसला ख़राब हो रहा है। एक ताकत जो है वो आपके फाटा के मर्जर को भी नहीं मान रही और वो आपके पास इधर बैठी हुई है, उधर से ये दबाव बढ़ रहा है, लोग सवाल तक आ गए हैं। खुशकिस्मती है कि फ़र्स्ट टाइम वहाँ के लोगों ने रेजिस्टेंस शो की है, लेकिन वो कब तक रेजिस्ट कर पाएंगे? तो अमेरिका जिस खदशे का इजहार कर रहा है उसमें साजिश है और वो साजिश बहुत गहरी है। सही। पीजे सर, आप क्या समझते हैं कौन है ये लोग जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि जो बेगुनाह लोगों को इस तरह कत्लेआम कर रहे हैं? उनका कौन है ये लोग? देखिए, ये जो बनू में हुआ है इसकी तो मैं कहता कि मजम्मत क्या आप करेंगे, सारी दुनिया को पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। द क्वेश्चन हियर इज़ कि आपने बड़ी पिक्चर को देखना है कि अमेरिका तालिबान को किस तरह इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करता है। हामिद कारज़ाई ने ख़ुद मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं 303 से लड़ रहा था कोयटा में, और दूसरी साइड पे जो तालिबान जिनको हम कहते हैं हमारे भाई, इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स आए थे। तो ये कौन उनको ऑटोमेटिक दे रहा था और कौन हमें 303 दे रहा था? किस महाज पे हमने तकड़ा होना था, किस महाज पे दूसरा होना था? वो अमेरिका इस्तेमाल करता है और ये करता रहेगा। लेकिन ये उनका मसला है, हमारा मसला है कि हमारी रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हो रही है। हमारे FC के अगर आप सोल्जर्स को मारना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी क्या बात है। और आपने देखना किस बेरहमी के साथ उसको मारा है बेचारे को। इसका तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो पब्लिकली मारता है, हम बात जिस तरह इफ्तिखार बारे हम बताते, मैंने पहले कहा है इनको पब्लिकली हैंग करो, जिस तरह आप बाहर के मिडल ईस्ट में देखते हो अगर कोई करता है पब्लिकली हैंग करो, ताकि लोगों को बताओ कि जो ये दहशतगर्दी करेगा हम भी वही करेंगे। याद रखें 30 साल, अब तो 40 साल हो गए, 40 साल पहले बैस्क की मूवमेंट स्पेन में थी, जनरल फ्रैंको आया, 30 साल हुकूमत की, आज भी मोनार्की आ गई है, लेकिन बैस्क की मूवमेंट वो चल रही है और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। ये मूवमेंट्स रुकती नहीं है। 40 ईयर्स हो गए बैस्क की मूवमेंट को, नहीं रुकते हैं। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये जो तालिबान हो, दाइश हो, इनके तो और कई ये जो ये फ़िके ये पैदा हो जाएंगे। हमने अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंट रखना है, तकड़ी रखना है, और वो कहते हैं ना मिट्टी पाव का काम ख़त्म हो गया, शूट देम ऑन साइड जो करता है। क्यों? हम बहुत हो गए, APS आपने देख लिया, आपने लाहौर में देख लिया, आपने कोयटा में देख लिया, कराची में देख लिया, रावलपिंडी के हॉस्पिटल के बाद देख लिया। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो अमेरिकन हैं ये आपको अभी इस्तेमाल करेंगे। आप का नाम लेके कि ये नेट प्राइस ने जो भी बात की है, क्यों इफ्तिखार उसने बात की, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा हम जाके फिर उधर जाके रिटेलिएट करेंगे। तो वो क्या आपको मैसेज दे रहे हैं? आपको प्री वॉर्न कर रहे हैं कि हम वापस आ जाएंगे। उनका आना भी बनता है और फ्रॉम एन इंटरनेशनल व्यू पॉइंट। क्यों? यूक्रेन और रशिया की उधर है, अमेरिका इधर साइड कर रहा है, वो हमें इस्तेमाल करके उधर एक नया थिएटर खोलेगा। सो आई थिंक जो मर्जी करें, हमने अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, प्लीज कोई मर्सी नहीं, वो आपको मर्सी नहीं दिखाते, आप उनको ना मर्सी ना दिखाएं, सिंपल इज दैट। ठीक है जावेद साहब, एक राय ये भी सामने आ रही है, बन्नू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि अब वो वक्त गुजर चुका है जब लोग चुप करके कोई भी बात सह जाएंगे। अब लोग उस पर रिटेलिएट करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, बाहर निकलेंगे, मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे, मगर अब ये सारा सीन दोबारा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो, जब रियासत अपना काम नहीं करेगी तो फिर अवाम तो खड़ी होगी, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना है। अभी जितनी गुफ्तगू हुई उसमें दो चीज़ें हमें देखने की हैं। पहली चीज़ ये है कि ये सिचुएशन ऐसी ही चलेगी, चलती रहेगी। जो पाकिस्तान की दुश्मन फोर्सेस हैं, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहे, स्पेशली नॉर्थ में जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है, अफ़गानिस्तान के साथ है, ये काम होता रहेगा और इसने चलते रहना है। असल काम है हमारा क्या है कि हमने जो भी पॉलिसीज़ बनानी है उसको कंटिन्यू रखना है। प्रॉब्लम इधर पाकिस्तान में ये है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान जिसकी बात हुई बनाया, उसके बाद भूल भुला गए। नेशनल एक्शन प्लान बना जिसमें पाकिस्तान की तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और हमने TTP को एलिमिनेट कर दिया।
उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था और अब भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो टीटीपी कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कौन है वो देखने की चीज़ है। वो है आपकी ISIS जो खुरासान में है और दाइश है। ये वो फोर्सेस हैं जिनको सपोर्ट मिलती है। उनको सपोर्ट क्यों मिलती है? दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा उधर ही से पाकिस्तान में भेजने के लिए। उसके पीछे अब जो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, इंडिया भी शामिल है, मुसाद भी शामिल है, और जिसका इंटरेस्ट है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको हमें बिल्कुल ऑन गार्ड रहना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ के साथ चलते रहना चाहिए। और जो इस वक्त हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए चीज़ें एक दफ़ा हॉल्ट पे आई हैं। जिस स्पीड के साथ देखो ना, जितने आपने बताए, सिर्फ पिछले 11 माह में कोई 125 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो हमारी जो FC फोर्सेस और जो दूसरी फौज के एलिमेंट है वो एक अलग है। ठीक है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल एक्शन प्लान चलता रहना चाहिए और हमारी फोर्सेस को इनके खिलाफ एक्शन करते रहना चाहिए। जावेद साहब, मंगल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़िला खैबर में मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने जवानों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे, रियासत के रिट को जो भी अनासर चैलेंज करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रियासत के रिट बहाल की गई, कायम की गई लोगों की कुर्बानियों से। वहाँ के जो कबायली लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो जवानों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद कहीं जाकर यह कायम हो सके, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ जब तक मुकम्मल अमन नहीं होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, साथ रहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात तो की थी, KPK असम्बली तहलील करने का कहा, पंजाब असम्बली तहलील करने का कहा, लेकिन शायद उनको हिमायत हासिल ना हो सकी, जिसके बायस इसमें ताख़ीर देखने में आई। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से इसहाक डार की मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद मुलाकात और मुलाकात हुई और उसमें देखा ही गया कि इंतखाबात से मुतल्लिक बात की गई। इमरान खान का मौक़िफ़ पेश किया आरिफ अलवी साहब ने, मगर अब इस बात के कितने कभी इम्कानात हैं कि हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पर आकर बैठ सकेगी, इस बात का जवाब मैं PJ सर आपसे लेना चाहूँगी। आप क्या मुझे बता सकते हैं, हाउ पॉसिबल इज़ दैट कि गवर्नमेंट और अपोजिशन टेबल पर बैठकर बात करें? देखिए, इस वक्त ऑल अराउंड जो हम देख रहे हैं ना, वो है नूरा कुश्ती। सबको पता क्या होना है और सबको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कोई अपोजिशन जो है वो स्टूपिड नहीं है, ना ही गवर्नमेंट स्टूपिड है। इस वक्त इनको पता है कि जो भी पावर में आएगा वो मार खाएगा। किसी के पास ऐसी गिद्दर सिंह की नहीं है, क्योंकि बात आपने करनी है बेसिकली इकोनॉमी की। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल इट इज़ गोइंग डाउन द रोड, ठीक है ना। आपका इतना एक्सपोर्ट का इस वक्त प्रॉब्लम है, ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को पता है कि आपका ये जो मैसिव लॉस ऑफ एक्सपोर्ट्स है, दैट इज़ ट्रेमेंडस। इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपके पाकिस्तान में, दोनों की, ये नहीं कि गवर्नमेंट की है, अपोजिशन के भी लोग हैं, दोनों के सारे हैं। रिफंड्स आपको 60% पे अभी तक मिले हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो बिज़नेस है, FBR ने तो 300 बिलियन इकट्ठा किया है, 50 बिलियन दिया है, ये 249 बिलियन किधर है मुझे बता दें। इनको आपके ताजरों को मिल नहीं रहा है। सो बेसिकली इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ी एक आप कह लो कि एक वैक्यूम है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अबैंडमेंट जो एक आपके पास पहले आई थी को फास्टर पेइंग टैक्सेस, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। जो रिटर्न्स आपने देने थे बिजनेस वालों को, तो बिजनेस वाला वहाँ रो रहा है। सो बेसिकली यू आर गोइंग डाउन द हिल हियर। यहाँ हम कह रहे हैं कि पावर किसके पास आएगी? पावर जिसके पास आएगी, आज देखें ना, PMLN रो रही है। अभी वो इसहाक डार साहब ने 300 बिलियन की बात कर दी है। तो आप मुझे बताएं, आपने रख लिया है, आपने वापस तो करने हैं नहीं है, कैसे करेंगे आप? एक ही तरीका है, आप पर मुझ पे ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगे, फिर हम यहाँ शोर करेंगे कि गवर्नमेंट फेल होगी या गवर्नमेंट ने बेड़ागर कर दिया है, फिर ये आपका नारा लग जाएगा। बट समबडी हैज़ टू, वो कहते हैं ना, टू बी क्रूल टू बी काइंड। ये एक आपका एक जो है, अब मैं समझता हूँ ये जो कहने की बात है, ये लोगों तक आप कैसे पहुँचाएंगे? लोग इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं, एग्जिस्टिंग मोड पे हैं, ये बिल्कुल जिंदा मोड पे नहीं है। आप बिल्कुल जिंदा नहीं रह रहे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, दे विल सिट एट वन टेबल, ये सब इनकैश कर रहे हैं पीपल्स सेंटिमेंट्स, एंड दैट्स द बॉटम लाइन।
नवीद साहब, आपने भी देखा कि चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई और पीजे सर वाली ही बात मैं कोच करूंगी कि मुल्की हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे। यही बात चौधरी शुजात की जानिब से भी कही गई कि इसको बुनियाद बनाकर मैं परवेज़ इलाही से बात करूंगा कि असम्बली को तहलील ना किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, क्या वो कमज़ोर पड़ रही है? जी, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब ने तो इस अज़म का इजहार किया था कि मैं फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख लूँगा, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े मार्च की कोशिश भी की जो 26 मई के हवाले से बड़ा मरूफ है। उसके बाद कई डेटें भी उन्होंने दी कि अगला महीना अहम होगा, उससे अगला महीना अहम होगा। फिर उनका ख्याल था कि कोई ख़ास तकर्री है, उस पर अगर असरअंदाज हुआ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रियासत के कुछ मसाइल होते हैं। एक तो हुकूमत है, हुकूमत में तो कोई भी बैठ सकता है। अब जो रियासत के मसाइल हैं उनको तो किसी तरफ लगाना होता है। उसमें अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि हालात का जबर सबको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी लाइन बदलें। यही आरफ अलवी साहब हैं जो बात बात पर कीड़े निकालते थे, जो कहते थे मैंने गवर्नर से लफ नहीं लेना, मैंने वज़ीर आज़म से लफ नहीं लेना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। अब इस आगडार से उन्होंने 3 मुलाकातें की हैं। उनका प्रोटोकॉल था, इस आगडार नहीं जाना था उनके पास। फिर आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। बात समझिए ना आप? ये जो पीटीआई की जानिब से प्रोपेगेंडा हो रहा है और ज़ाहिर प्लानिंग के साथ हो रहा था और इनके हामी भी कर रहे थे कि डिफ़ॉल्ट होगा, प्रेसिडेंट अलवी ने कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं ये कहता कि आप असेंबलियों से बाहर ना जाएं, यानी कि पीटीआई अगर मुझसे पूछती तो मैंने रोकता। वैसे मेरा ख्याल है पूछा क्या होगा उस वक्त, लेकिन उन्होंने अपना जहन दे दिया। फिर आपको पता है जो बहुत अहम तकर्री थी उसकी समरी पर साइन करके वो लाहौर आए थे। प्राइम मिनिस्टर का त्यार उन्होंने इस्तेमाल किया था। इससे पहले जो सबसे बड़े तहादी हैं पंजाब में पीटीआई के परवेज़ इलाही साहब, वो भी अपना जहन बता चुके हैं क्या है। हुकूमत भी ये कह रही है कि कुछ नेगोशिएट तो करेंगे, बैठ के बातचीत कर लें, लेकिन मामला ये है कि ये जो रियासत को दरपेश मसाइल हैं इसके लिए अब एक ग्राउंड में बनानी होगी। क्योंकि तासुर यही है कि कुछ अर्सा पहले तक हमारे कुछ ताकतवर अनासर इस तरह की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ थे जो उनकी ज़ात के बारे में थी, लेकिन उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा था। तो अब तासुर यही है कि नई क़यादत जो है, अस्करी क़यादत, वो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहती है। इसीलिए सारे फ्रीक अपनी अपनी पोजीशन अब चेंज कर रहे हैं, तो पीटीआई को भी चेंज करना होगी। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहते हैं कि सदर पाकिस्तान इनको टेबल पर ले आएंगे? क्या हुकूमत और अपोजिशन टेबल पर आ जाएगी, बात कर लेगी? कोशिश तो की है, उन्होंने पहले भी की है। ये बात बिल्कुल ठीक है नवीद की कि दक्षत समरी पे करके आए थे, जाके नहीं किए। सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने कोशिश की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उनके हलफ के भी ख़िलाफ़ थी, लेकिन वो मजबूरियाँ होती हैं बिकॉज वो उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। देखें, हमें ये कहते हुए अरसा गुजर गया कि भाई असम्बली में वापस जाओ, फ्लोर ऑफ द हाउस को इस्तेमाल करो, जो तनकीद करनी है वहाँ पे जाके करो। लेकिन बदकिस्मती है कि वो शख्स उस असम्बली को मानता ही नहीं है। अब एक दिन इंशाल्लाह ऐसा होता नज़र आता है मुझे कि ये असम्बली में जाएगा, क्योंकि रास्ता कोई और नहीं है। एक रास्ता था जो अनाउंस कर दिया गया था कि हम लाहौर में 7 तारीख से जलसे वो करेंगे और रैलीज निकालेंगे। आपने देख लिया कल क्या हुआ और आज क्या हुआ। अल्टीमेटली ही हैज़ टू गो। अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं और होने चाहिए सियासी मुज़ाकरात, वो असम्बली के फ्लोर पर से शुरू होंगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं अफसोस से ये बात कहना चाहूँगा कि जो फ़ौज कहती है वो न्यूट्रल होगी, फिर उसकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठेगा। ये फ़ौज का काम नहीं है कि दोनों फ्रीकैन को आके बिठाए। उनको रास्ता बता सकती है कि आप जाएं असम्बली में, आप असम्बली में जाके एक दूसरे से डायलॉग शुरू करें। उस डायलॉग में अगर उनको को फैसिलिटेट करना है, अगर किसी मामले में फैसिलिटेट करना है तो करे, लेकिन ख़ुद फ़ौज ये काम ना करे। फ़ौज बुला के मुझे ना कहे कि आप पीजे मीर से मुलाकात करो। ये फैसला मेरे और पीजे मीर पे छोड़ देना चाहिए, और बाहर प्रेशर आरफ अलवी के ज़रिए और जो शुजात जैसे लोग हैं उनके ज़रिए बढ़ाया जाए कि भाई जाओ और वहाँ पे जाके बैठ के बात करो, तब तो कोई मामला चलेंगे आगे। और अगर न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दी गई तो फिर ये क्राइसिस 7-2 साल के बाद इससे भी बदतर शक्ल में हमारे सामने आएगा। सो मैं समझता हूँ कि जो ये कोशिश है
आरिफ अलवी की, आई सपोर्ट इट बिल्कुल बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे लेफ्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम टू गो टू द असेंबली, जाए और जाके वहाँ पे बैठ के जो कहना चाहता है कहे। इफ्तिखार साहब, आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जावेद साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान जाएंगे असम्बली में या फिर असम्बली तहलील ही करेंगे? देखो, वो असम्बली में जाएं ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस वक्त कौम को मसला दरपेश है और जो इस वक्त मुल्क में घड़मसा मचा हुआ है और जो मईशत का बुरा हाल हुआ है, आपके कंटेनर्स रुके हुए हैं, एलसीज खुल नहीं रही, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, और जो इस वक्त बेचैनी अवाम में है, उसका मसले का हल सिर्फ वही है कि मुज़ाकरात किए जाएं। मगर मुज़ाकरात का मतलब टोपी ड्रामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये मुज़ाकरात टोपी ड्रामा लग रहा है। मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट ये है कि पीडीएम टाइम गेन कर रही है। उनके वुज़रा के स्टेटमेंट देख लें, मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट देख लें और मियां नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन देख लें कि आप असम्बलियों के इलेक्शन से भागें मत, तैयारी करें, इलेक्शन की बात करें कि अगर होते हैं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये जब इंस्ट्रक्शन आ रही हैं तो ये सिर्फ डंग टपाव वाला नहीं होता, टाइम पास करना है कि इनको एंगेज करके रखो और चलते जाओ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्यों? कि उनका कल भी मैंने बात की थी कि जो उन्होंने अपना अचीव करना था, पार्ट 1 वो अचीव कर लिया, पार्ट 2 की तरफ आए। पार्ट 2 क्या है? वो जब तक इमरान खान को नाहल नहीं करेंगे, जब तक इमरान खान की पार्टी को वो कलअदम नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो टाइम गेन करते रहेंगे, वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आपको तो ये भी बात समझ आ जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर इवन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो करवाएं, नेशनल असम्बली रहेगी। और उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक और बात कर दी, उन्होंने कहा जी कि अगर हमें 1 साल एक्सटेंड भी करना पड़ा तो हम एक्सटेंड करेंगे। ये हैं पॉलिटिकल फोर्सेस के बयानात। अल्लाह ने उनको मौका दिया कि ये अपने मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, इस कौम के मसाइल हल सियासी अंदाज में हल करें। क्यों? कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल होगी, उन्होंने कहा जी हमारा कोई नहीं ताल्लुक, आप अपने मामला हल करें। लेकिन ये अपनी हरकतों की वजह से, इन्हीं वजह से जब वो अपने मसले हल नहीं करेंगे तो क्या वो पॉलिटिकल रह सकेंगे या नहीं? जस्ट 10 सेकंड। और क्या इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं, क्या उनके मुतालबे को वो सेकंड करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? जावेद साहब, असल इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाकी सिर्फ गुफ्तगू होती खान साहब के रहेगी। और मुतालिक यही की आप इमरान बात खान कर रहे टाइम हैं। दे रहे हैं और इसी के लिए इमरान खान सर, टाइम इसलिए दे रहे टाइम हैं। आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, वरना इमरान खान खुद परवेज इलाही के गो अहेड के मुंतजर हैं। एक जानिब से गो अहेड मिल गया, दूसरी नहीं मिल रहा। तहलील करने का इमरान खान कह रहे हैं, मगर अभी तक उनके पास परवेज इलाही का गो अहेड नहीं आया। सर, हल यही नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट, आपने कॉन्स्टिट्यूशनली बात की है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्लियरली कहता है कि आप 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। सर मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान बहुत पहले ही असम्बली तहलील कर देते अगर उन्हें परवेज इलाही की जानिब से गो अहेड मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इसमें ताख़ीर देखने में आई। मगर बेहतर हल यही है कि वो पार्लियामेंट में आए, वहाँ आकर बात करें। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। घड़ियों की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की ऑडियो लीक सामने आ गई है, और जिसमें घड़ियों को बेचने का जिक्र करते हुए सुना जा सकता है, और मुर्शद कह रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी, ये भी सुना जा सकता है। मगर यहाँ मामला ये है कि मुबैना ख़रीदार जो है ताजिर शफीक, उसकी ऑडियो सामने आ गई है और उसने ये कहा, उसका वीडियो बयान सामने आ गया, उसने ये कहा है कि मेरा इस पूरे केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने घड़ी ली है, ना मैंने घड़ी दी है। इसी पर मैं नवीद साहब सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, आपकी राय लेना चाहूँगी। तोशा खाना केस है, इमरान खान पर क्या अब भी खतरे की तलवार लटक रही है? जी, इस केस में तो उनको सजा भी सुनाई जा चुकी है, और आज आपने देखा कि सेशन कोर्ट के अंदर भी शवाहद पेश कर दिए गए हैं, प्रोसीडिंग हो रही है उसकी। जिस सहाफ़ी ने ये ख़बर ब्रेक की इस अंदाज में कि उन्होंने इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जो कि उनका जायज़ कानूनी हक था, पाकिस्तान में ये इस बात की इजाज़त है, नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक में मामला गया और हुकूमत ने रुकवाने की कोशिश की। खैर, उन्होंने ये बताया था कि ये एक पूरा नेक्सस है जिसमें जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं, जिसमें गोगी साहबा भी शामिल हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहबा भी शामिल हैं। तो ये तहाइफ इस तरीके के साथ जब दौरों पे जाने लगते हैं, जब वफद तश्कील पाता है तो उसको डिस्कस होता है कि कौन कौन जाएगा, क्या क्या वहाँ से मिल सकता है। अंदाज़न एक अंदाज़ा तो होता है ना, सऊदी अरब जाएंगे आप और पैकेज है, अमारात का और पैकेज है,
आप जापान जाएंगे तो कुछ और है, चीन जाएंगे तो कुछ और होगा, अमेरिका जाएंगे तो ये इस तरह मामला। तो ये उनकी खबर भी दुरुस्त साबित हुई कि बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब के साथ इस मामले में बहुत ज़्यादा जो गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें बड़ी ताज़ीम का इजहार वो कर रहे हैं, मुर्शद भी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं घड़ियाँ जो हैं उनका भी कोई हिसाब किताब अब आपके ज़िम्मे वो आपने करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि जब इसकी रसीद सामने लाई गई थी, जो घड़ी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को दी, जो बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया, उसके हवाले से F7, मेरा मतलब है इस्लामाबाद की मार्केट जो है, वहाँ से एक लेटर हेड के ऊपर एक रसीद बना के दी गई थी और ये कहा गया कि अब जब वहाँ का दौरा किया। सर ये वही दुकान है जिसके बारे में कहा गया था कि वो शख्स बंद करके चला जी गया बिल्कुल है? बिल्कुल, बड़ी शिकस्त से इसकी दीवारें हैं और बुरा हाल है इसका कारोबार। उन्होंने कहा जी उसका जो असल मालिक है वो दुबई चला गया और वो उसको हमने बेची थी और इतने पैसे थे, वो रसीद जाली थी। रसीदें वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इमरान खान की जो है इसी तरह की उन पर मोहर तस्दीक सबत करके सादक और मीन करार दे दिया था। ये एक अलग बहस है। तो उस वक्त ये सहाफ़ती हल्कों में, कानूनी हल्कों में, सियासी हल्कों में ये सवाल उठा कि ये रसीद जाली है, ये बंदा कौन है, ये मामला क्या है, ये कोई ना कोई चक्कर है और बंदे को यहाँ से पाकिस्तान से भगाया गया। तो आज वो बात भी सच साबित हो गई। वो शफीक साहब सामने आ गए, उन्होंने कहा जी मैं तो किसी खौफ खदशे से चुप था। खौफ खदशा क्या था? चंद दिन पहले की जो सूरत हाल थी आपके सामने ही है। वो गायब थे। तो उन्होंने कहा भाई ना तो ये लेटर हेड मेरा है, ना स्टैम्प भी गलत इस्तेमाल की गई है, मेरे साइन भी नहीं है, रसीद भी मेरी नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब आप इस नेटवर्क के बारे में क्या कहेंगे? जो इतनी तफसील से बात नवीद साहब ने की है इसमें मैं इजाफा नहीं कर सकता, अलबत्ता मुझे नहीं नज़र आता कि तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा होगी। ठीक है सर, पीछे सर आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जितना हमने अपने आपको एज ए नेशन बेइज्जत कर लिया है इंटरनेशनली, एक गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट्स बड़ी बड़ी आई हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो गए हैं पुराने, उन्होंने इस घड़ी से ज़्यादा घड़ियाँ अगलों को तोहफे दे दिए हैं। वहाँ तो कोई इस तरह का कोई स्कैंडल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन कि आपने कीड़े निकालने थे निकाल लें। सीधी सी बात है, कैबिनेट डिवीज़न उसको एवेल्यूएट कर दे, जो भी है आप उसको कर दो। आप कैबिनेट डिवीज़न को पकड़ो भाई कि तुमने ये क्यों, किस तरह किया, कैसे क्या किया। आपको हर प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट्स मिले, वो लिस्ट भी आ गई है, प्रेसिडेंट्स को मिले, हर एक को मिले। ये और यहाँ पीजे एक बात क्या कर रहे हैं? पीजे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इस तरह मार्केट में माल बेचने के लिए भेजा नहीं है। एक बात ये एक बात है। और दूसरा कैबिनेट डिवीजन ने भी लासाल की दूसरा ये है नहीं पूछा पीछे दूसरी बात जो है कि ये समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं हमने पिंडी में बेची है, वो कहते हैं हमने इस्लामाबाद में बेची है। न पिंडी वाला मानता है, न इस्लामाबाद वाला मानता है, न दुबई वाला मानता है। ये मामला कुछ और हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ इमरान खान को तोशा खाना केस में सजा नहीं होगी। सर वो घड़ी मुझे दे दें, इतनी बार आपको है। सार्कास्टिकली आई वुड लाइक टू ऐड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लगता है पीजे में सब खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात। पीजे में सब खरीद सकते हैं, इसका मतलब हमें तो नहीं, मुझे गिफ्ट पीजे मीर के पास वो गिफ्ट हैं कि तुम तस्वर नहीं कर सकते। ये चाइना बरतानिया की दौरे ये करता है और हमें कहता है मैं उस जहाज में उतरा, उस जहाज से गया, उस जहाज में बैठा था, तो ऐसे नहीं बैठता। तो सर मैं क्या मैं किश्ती में जाऊंगा? ये तो बड़े एतराज की बात है जी। जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, अगर घड़ियां इस्तेमाल नहीं करनी थी तो फिर ली क्यों, और ले ली तो फिर बेची क्यों? चलें बेच दी, जो भी हो एक गया। सेकंड, इमरान इतनी महंगी घड़ी पहनता नहीं है। नहीं छोड़ दें, वो बेच दी उसने, उसको पकड़ें। और मकसद सिर्फ एक ही है जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से नाअहल करना। आपको मरियम नवाज शरीफ साहबा की भी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहबा की वायलेशन हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई होता तो होने दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस कानून के तहत काम करती हैं। बस मैं मानता हूँ आपकी बात। मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक बड़ी उसको भी नाल कर सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इमरान खान को उसी जमीन उतना लेवल पर लेके आए जिस पर हमको तुम्हारी सोच है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडर की सोच है, ये मेरी नहीं, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का फिक्र है। ये ठीक है, ये इंग्लिश का फिक्र है। तो बात ये है कि इस फिक्रे से ही आप देख लें, क्या देख लें? कि ये है आपकी लीडरशिप जिसने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि 7 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क करके क्या हुआ है? कुछ भी हुआ। आप कितनी दफा कौम रोजाना रो रही है, रोजाना पिस रही है, मैं रोजाना कहूंगा हर रोज, इसलिए कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप ढीठ हो गई है। मुझे ये कहना पड़ेगा। प्लीज नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जिस लीडरशिप को कौम का दर्द नहीं है,
इस मुल्क का दर्द नहीं है कि यार मुल्क ये को उसको मैशत को इक़्तिदार डुबो में दिया, रहने का भी हक उसको नहीं है। इक़्तिदार में रहने का भी कोई हक हासिल नहीं है। राइट। आपको 22 करोड़ अवाम की बात करनी है, एक तोशा खाना है भाई, अगर उस पर केस बनता है केस चलाएं, सजा होती है सजा दें, रोजाना का टोपी ड्रामा करने की बजाय हमें बताएं कि हमारी मईशत की क्या पोजीशन जी। है, कौम को बताएं, लोग जो अपने रोजगार के लिए निकलते हैं उनको सुकून दें आप। ठीक है जावेद साहब, आपकी राय आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीजे सर आपका भी और इफ्तिखार साहब आपका भी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ने के बान।